हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी। अब आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज का जो लेक्चर हो जाता है वो आपका लेक्चर विज्ञान का कक्षा शिक्षण, ये सब्जेक्ट है आपका। और पवन सीरीज डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर संस्करण की बात करें कि तो 2024 का संस्करण है। इसके बहुविकल्पीय टाइप क्वेश्चंस की सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं, जो आज ये आपकी कंप्लीट हो जाएगी। यानी कि सीरीज कंप्लीट नहीं होगी, जो बहुविकल्पीय टाइप क्वेश्चंस है वो कंप्लीट हो जाएंगे। इसके बाद अति लघु उत्तरीय टाइप क्वेश्चंस की सीरीज को देखेंगे और भी जो सब्जेक्ट है उस पर भी डिस्कस साथ में करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स, जो आज का क्वेश्चन हो जाता है यानी फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हो जाता है, उसको देखते हैं। पत्तियों द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है तो ब्रायोफिल्म में या वेलिस्नेरिया में या अदरक में या सेजिटेरिया में, तो किस में होता है? तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कायिक प्रवर्धन। तो कायिक प्रवर्धन में क्या होता है? पत्तियों के माध्यम से होता है, यानी ब्रायोफिल्म में ब्रायोफाइलम की बात की जा रही है तो पत्तियों के माध्यम से होता है। और ब्रायोफिल्म की पत्तियों की कोर पर, कोर क्या होता है? जैसे मान लीजिए कोई पत्ती बनी है, ठीक है, कोई भी पत्ती बनी है, तो इसमें क्या होता है? ये जो होता है, ये हिस्सा जो होता है, ये इसका क्या होता है? कोर होता है। कोर में मौजूद खांचे, अब पत्तियों में इस तरह के खांचे बने होते हैं ना, ये खांचे बने हुए हैं, तो खांचों में अपस्थानिक कलिकाएं विकसित होती हैं और अनुकूल परिस्थितियों में क्या होता है? ये कलियां अलग हो जाती है और संतति पैदा करने के लिए ये अंकुरित हो जाती हैं। ठीक है ना? तो इस तरह से जो आपका आंसर हो जाएगा वो ब्रायोफिल्म में, यानी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन आपका सेकंड, यानी आज की सीरीज का सेकंड है। वैसे आपकी जो पवन सीरीज है उसके अकॉर्डिंग 78 नंबर क्वेश्चन है। दौड़ने हेतु उपयुक्त अनुकूलित यानी प्राणी है कौन? चमगादड़, एंटीलोप, यूरा, मैस्ट्रिक्स या सायरन। तो अब आप कहेंगे, देखिए चमगादड़ को तो आप जानते हैं, एंटीलोप को क्या आप जानते हैं? क्योंकि इसमें आंसर तो आपका एंटीलोप ही है। ठीक है, तो हम इसके बारे में जान लेते हैं, क्योंकि जब इसकी सरल भाषा में नाम पता होता है तो हमें ज्यादा आसानी रहती है और चीजें याद भी रह जाती हैं, है ना। कोई एंटिक नाम सुनो तो क्या होता है, फिर वो एक बार सुनो, अगर उसको दोबारा ना सुना जाए तो वो माइंड से यानी जहन से निकल जाता है। तो एंटीलोप क्या होता है? एंटीलोप भारत में किस नाम से जाना जाता है? तो नीलगाय के नाम से जाना जाता है। नीलगाय आपने सुना होगा ना कि नीलगाय है, गाय जैसी होती है, यही तो है ना। तो ये जो जानवर है, तो ये मशहूर जानवर एक आपका हो जाता है बारहसिंघा या मृग की प्रजाति का जानवर होता है। किसकी प्रजाति का? तो बारहसिंघा या मृग की प्रजाति का। और जो ना तो हमेशा नीला होता है और ना ही गाय की तरह दिखाई देता है। ठीक है, तो एंटीलोप यानी दौड़ने हेतु उपयुक्त अनुकूलित प्राणी कौन है? तो एंटीलोप है। और भारत में एंटीलोप को किस नाम से जाना जाता है? तो गाय, नीलगाय के नाम से जाना जाता है। और जो मशहूर जानवर बारहसिंघा या मृग की प्रजाति का जानवर होता है। इस तरह से आपका हो गया। उसके बाद है पत्ती का रूपांतरण होता है पत्र पकलिका या शल्क कंद या पर्ण थैली या पूर्णित मूल। तो इसमें आपका हो जाता है, आंसर की तरफ चलते हैं, पत्र पकलिका यानी पत्ती का रूपांतरण जो होता है वो पत्र पकलिका, यानी आ ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। निम्नलिखित में से उभयचर प्रणाली है। उभयचर प्राणी है यानी तो कौन? तो खरगोश, चूहा, कछुआ, गाय। अब आपको ये नहीं पता है उभयचर प्राणी किसे कहते हैं। उभयचर का मतलब क्या होता है? प्राणी तो आपको पता है, उभयचर क्या होता है? तो उभयचर का मतलब ये होता है जो जल में भी रहे यानी पानी में भी रहे, प्लस किस में रहे? स्थल में भी रहे यानी जमीन पर भी रहे। तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं उभयचर। और इसके देखिए क्या होता है, इसमें अधिकांश यानी ज्यादातर में 2 जोड़ी पैर होते हैं और शरीर सिर और धड़ में क्या होता है? बटा हुआ होता है। तो अब आप समझ गए होंगे, इसके अकॉर्डिंग ही आप समझ गए होंगे, क्योंकि खरगोश ऐसा तो है नहीं, जल में भी रहता है, स्थल में भी रहता है, बिल्कुल नहीं। चूहा भी नहीं। कछुआ, जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये जल में भी रह लेता है और स्थल में भी रह लेता है। और गाय तो सिर्फ स्थल में रहती है ना, वो बात अलग ही है। कभी कभी पानी में नहाने के लिए, जैसे कहीं नदी है हल्की सी कम गहरी, तो उसमें नहला वहला दिया जाता, वो बात अलग की है। बाकी रहने की यहाँ पे बात हो रही है। ठीक है,
फिर है निम्नलिखित में से यौगिक है। अब यौगिक क्या होता है, यौगिक क्या होता है, जब इसको जानेंगे तब हम आंसर कर पाएंगे, ऐसे तो हम सिर्फ तुक्केबाजी कर पाएंगे, है ना, यही तो होता है। तो इसमें यौगिक क्या है, जल है, सोना है, पीतल है, चांदी है। तो यौगिक होता क्या है, दो या दो से ज्यादा रासायनिक तत्व रासायनिक रूप से मिलकर यौगिक बनाते हैं। क्या, दो, क्योंकि भाई कोई चीज होती है जब दो ही चीज मिलेगी, एक है तो वो तो अपने में एक है ही है, लेकिन जब दो चीजें मिलेंगी, क्या मिलेंगी, जब दो चीजें मिलेंगी तो क्या होगा, तभी तो क्या होता है, कोई दो चीज जब मिलेंगी तो क्या होगा, रासायनिक तत्व रासायनिक रूप में क्या करते हैं, यौगिक बनाते हैं। दोनों चीजें मिलकर यौगिक बनाया, दो या दो से, ठीक है, यौगिक बनाया तो पानी एक यौगिक है। हालांकि ये दो अलग अलग तत्वों यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना हुआ है। किससे बना हुआ है, तो हाइड्रोजन और किससे बना है, और ऑक्सीजन से बना हुआ है। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। तो और जो सहसंयोजक बंध से जुड़ा होता है, तो अब आंसर तो आपको मिल गया है, यानी जल, है ना। तो ये क्या है, यौगिक है। अब आपको पता हो गया यौगिक किसे कहते हैं, दो या दो से अधिक रासायनिक तत्व रासायनिक रूप से मिलकर यौगिक जब बनाते हैं, क्योंकि ऐसे इस तरह से भी आ सकता है कि रासायनिक तत्व रासायनिक रूप से मिलकर बनाते हैं तो क्या कहलाते हैं, तो यौगिक कहलाते हैं, है ना। फिर है मछली में श्वास लेने के लिए कौन सा अंग पाया जाता है, फेफड़ा, गलफड़ा, त्वचा। अब आप क्या करेंगे, टिक करेंगे उपयुक्त सभी पे। क्यों, क्योंकि उपयुक्त सभी इसमें ऑप्शन है, क्या करा जाए, है ना। लेकिन जब इस तरह का क्वेश्चन आता है तो हम आपको इस तरह से जरूर बताते हैं। उपयुक्त सभी आए, बिल्कुल वहां पे ध्यान मत दीजिए, पहले आप इनको अच्छे से पढ़ें, समझें, उसके बाद में वर्क करें। तो क्या पूछ रहे हैं, मछली में श्वास लेने के लिए कौन सा अंग पाया जाता है, तो गलफड़ा, है ना। तो ये आपका गलफड़ा हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन है, एक गज बराबर होता है, तो एक गज किसके बराबर होता है, तो 5 फुट, 4 फुट, 3 फुट, 2 फुट। अब इसमें बड़ा कंफ्यूज, पहली बात जब यही नहीं पता है कि 1 फुट में इंच कितने होते हैं, तो कितने फुट है एक गज, और एक गज किसके बराबर है, नहीं समझ आ रहा, कुछ नहीं समझ आ रहा, ठीक है। अब क्या करेंगे, पहले इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, आंसर अपने आप आ जाएगा। यानी एक गज में कितने होते हैं, तो 36 इंच होते हैं। तो एक गज बराबर 36 इंच यानी 36 इंचेस। अब एक फुट में कितने इंच होते हैं, तो एक फुट बराबर कितना होता है, 12 इंच। कितना होता है, 12 इंच। अब 12 एकम 12, 12 दूना 24, 12 तिया 36, 12 तिया 36, यही तो हुआ ना। तो यानी क्या हुआ, यहाँ पे 3 फुट है, तो यही तो आपका आंसर हो जाएगा। क्योंकि आपको इन चीज़ों के भी बारे में नॉलेज होनी चाहिए कि 1 मीटर में कितने इंच होते हैं, कितने फुट होते हैं, 1 फुट में कितने इंच होते हैं, सभी चीज़ें आपको पता है, होनी चाहिए। जब आपको पता होंगे तब आप इस तरह के क्वेश्चंस कर पाएंगे, वरना आप बैठे ही रह जाएंगे कि आखिर होता क्या। और 5 फुट का अगर मान लिया जाए तो एक सामान्य जो व्यक्ति होता है उसकी जो हाइट होती है वो 5 फुट होती है। तो आप इस तरह से अनुमान लगा लें, है ना। वैसे तो किसी की ज़्यादा लंबी, किसी की कम, लेकिन सामान्य जो मनुष्य होता है उसकी 5 फुट। उसके बाद आपका क्वेश्चन हो जाता है, घुलनशील ठोस पदार्थों को द्रव में पृथक करने की विधि। तो जो कोई घुलनशील ठोस पदार्थ है उसको द्रव में पृथक करने की विधि की यहाँ पे बात हो रही है। तो छानना तो नहीं हो सकता, निथारना ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि घुलनशील ठोस पदार्थ की यहाँ पे बात हो रही है। और तलछटीकरण ये भी नहीं हो सकता। ये वाष्पन यानी कि क्या हो जाता है यहाँ पे आपका जो कहते नहीं है कि आसवन विधि, वाष्पन द्वारा, तो ये वाष्पन द्वारा, इसमें ये आपका द ऑप्शन राइट हो जाएगा। पहलवान को भार उठाने में लगने वाला बल क्या कहलाता है, तो पेशीय बल, विद्युत बल, चुंबकीय बल, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए पेशीय बल ही हो सकता है, ही नहीं पेशीय बल ही है। क्यों, क्योंकि जब पहलवान भार उठाता है तो अपनी पेशियों का यूज करता है। जैसे मान लीजिए अभी हम भाई पहलवान भी बना देते हैं, भार उसने उठा लिया तो क्या किया, भार उसने उठा लिया तो क्या किया, पेशियों का अपना यूज किया ना। तो जब पेशियों का यूज किया तो ये पेशीय बल तो हो गया, है ना।
तो इस तरह से आपका अब यहाँ पे उपयुक्त में से कोई नहीं, इस पे नज़र बहुत जल्दी चली गई होगी सभी लोगों की। ज़्यादातर होता है ऐसा सभी के साथ में, लेकिन ऐसे नहीं, ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए भी बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं कि उपयुक्त में से कोई नहीं या सभी, इस तरह के, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो पेशी द्वारा, तो पेशीय बल, ठीक है। उसके बाद चने के बीज में दो हल्के पीले रंग की संरचनाओं का नाम क्या है? तो बीचोल, भ्रूण, बीजपत्र, मूलांकुर क्या है? क्या कह रहे हैं? चने के बीज में दो हल्के पीले रंग की संरचनाओं का नाम तो बीजपत्र होता है, यानी कि सा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। दही का मथनी द्वारा तीव्र गति से मथने से प्राप्त मक्खन को पृथक करने की विधि का नाम बताएं। यानी कह रहे हैं कि दही का एक, जैसे दही होता है ना, तो उसको क्या होता है इसमें, और इस तरह से एक मथनी होती है, मथनी इस तरह से बड़ी स्टाइलिश टाइप की बनी होती है, देखा भी होगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि सभी लोगों का थोड़ा बहुत रिलेशन तो गांव में होता है, गांव में ये सब चीज़ें ज़्यादा पाई जाती हैं। तो दही का मथनी द्वारा तीव्र गति से मथने, अब क्या किया जाता है, इसको कोई यहाँ पे बैठा हुआ है, ठीक है, कोई मान लीजिए बैठा हुआ है, अब इसको क्या कर रहा है, मथ रहा है, इन हाथों से मथ रहा है, तो प्राप्त मक्खन पृथक, पृथक मतलब अलग करने की विधि क्या कहलाती है? तो ऊर्ध्वपातन, अपकेंद्रण, तलछटीकरण या निस्पंदन। तो जो कहलाती है वो आपका हो जाता है अपकेंद्रण। इसमें क्या होता है, इसमें ये ढक्कन यहाँ पे ढका होता है, यहाँ पे एक होल होता है, और इसमें ये मथनी डली होती है, ये मथनी थोड़ी सी डिज़ाइन वाली बनी होती है, और इसको जब घुमाया जाता है तो जो वजन चीज़ होती है वो नीचे बैठ जाती है, यानी मट्ठा। क्या होता है, मट्ठा जो नीचे बैठ जाता है, और जो यहाँ पे मक्खन होता है वो ऊपर आ जाता है, क्योंकि ये होता है हल्का, कौन, तो मक्खन, ये मक्खन है ना, इसी से तो घी निकलता है, मक्खन जो खाया जाता है वो, और घी ये सब इसी से निकलता है। तो इस तरह से ये हो जाता है, और ये विधि कौन सी होती है, तो आपकी हो जाती है अपकेंद्रण, ठीक। फिर उसके बाद है सुषुप्त पौधा कहा जाता है, किसे कहा जाता है, तो जड़ को, बीज को, फूल को, पत्ती को, तो बीज को सुषुप्त पौधा कहा जाता है। तो इस तरह से ये आपका हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है 1 फुट के बराबर है। अब आपको 1 फुट में क्या निकालना है, सेंटीमीटर निकालना है, ठीक है। तो 1 फुट में आपको सेंटीमीटर निकालना है, तो आपका हो जाता है 26.48 सेंटीमीटर, 28.48 सेंटीमीटर, 29.48 सेंटीमीटर या 30.48 सेंटीमीटर। तो आपका आंसर जो हो जाएगा 30.48 सेंटीमीटर। तो ये आपका राइट आंसर होगा। अब आप कहोगे कि ये कैसे, तो देखिए 1 फुट के बराबर क्या होता है, 30.48 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। इसको भी डिटेल में हम बताएंगे। उसके बाद आपका हो जाता है न्यूटन का गति संबंधी कौन सा नियम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। तो प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम, इनमें से कोई नहीं। अब यहाँ पे फिर से इनमें से कोई नहीं, बिल्कुल पहले इस पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। तो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, न्यूटन का गति संबंधी क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है तो तृतीय नियम, क्योंकि 3 ही नियम इन्होंने दिए, लिखा हुआ है, तो तृतीय नियम हो जाता है। इसमें क्या हुआ, इसमें हुआ ये कि, यानी इसमें होता ये है कि जब एक वस्तु है दूसरी वस्तु पर बल लगाती है और दूसरी वस्तु क्या करती है, पहली वस्तु पर समान रूप से विपरीत बल लगाती है, तो ये क्या कहलाता है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहलाता है, ठीक है। तो ये न्यूटन संबंधी गति का तृतीय नियम हो जाता है। बल की इकाई है, तो बल की इकाई क्या है, तो अर्ग, डायन, वॉट, कैलोरी। तो डायन हो जाता है, डायन कैसे हो जाता है, सीजीएस प्रणाली के अनुसार, किसके अनुसार, तो सीजीएस प्रणाली, सीजीएस प्रणाली के अनुसार क्या हो जाता है, डायन हो जाता है। और बल की इकाई न्यूटन भी है, वो किस, तो यहाँ पे आपका एसआई प्रणाली में क्या है, तो न्यूटन हो जाता है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ये बड़ा कंफ्यूज करता है क्वेश्चन इस तरह का, क्योंकि बल की इकाई हो जाती है तो न्यूटन भी है, डायन भी है। ज़्यादातर देखिए ऐसा होगा, अगर डायन है तो न्यूटन नहीं होगा, न्यूटन है तो डायन नहीं होगा। और दूसरी बात यह है, अगर आपसे पूछा जाए कि सीजीएस प्रणाली में, अब भाई क्वेश्चन में आ गया सीजीएस प्रणाली में और न्यूटन भी दिया है, डायन भी दिया है, तब आप क्या करेंगे, तो जब सीजीएस प्रणाली में पूछा गया है
तो आप क्या करेंगे, तब आप डायन। और एसआई प्रणाली में तो न्यूटन, है ना। तो इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज ना होइएगा, क्योंकि ये सब चीज़ें हैं जो बारीकी से समझने वाली है। इनको बारीकी से समझें और नोट डाउन करते हुए चलें, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हो जाता है, फल का गिरना यानी फल का पेड़ से गिरना उदाहरण है किसका है। तो चुंबकीय बल का, घर्षण बल का, गुरुत्वीय बल का या पेशीय बल का। तो यहाँ पे गुरुत्वीय बल हो जाता है। गुरुत्वीय बल क्यों हो जाता है, देखिए गुरुत्वीय बल में, गुरुत्वीय वो आकर्षक बल है जिसमें क्या होता है, जो पृथ्वी होती है, ठीक है ना, पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है। जैसे भाई आपका पेड़ है, छोटा सा बना देते हैं पेड़, वैसे तो बड़ा होता है, पेड़ है, अब इसमें लगे हैं फल। तो ये जो फल हैं, तो ये अच्छा बताओ कहाँ पे गिरेंगे, तो ये फल गिरेंगे ज़मीन पे। कहाँ गिरेंगे, तो ये फल गिरेंगे ज़मीन पे। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये ऐसे ही गिर गए, अपने आप से गिर गए नहीं, क्योंकि क्या हुआ, गुरुत्व वो आकर्षण बल है जिसमें पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींच रही है। क्या इसको पृथ्वी क्या कर रही है, खींच रही है। और जब खींच रही है तो ये नीचे पृथ्वी पर आएगा, और इस बल के वजह से जो त्वरण उत्पन्न होता है उससे क्या कहते हैं, गुरुत्व जनित त्वरण जी कहते हैं, ठीक है ना। तो समझ में आ गया कि जैसे जो फल होता है तो जमीन पे कैसे गिरता है, क्योंकि पृथ्वी उसे अपनी तरफ खींचती है ना। अभी कोई चीज उछाली जाए इस तरह से तो आप ऊपर की तरफ उछालते हो, लेकिन वो नीचे आके क्यों गिरता है, क्यों, क्योंकि पृथ्वी से अपनी तरफ खींच रही है, ये चीज हो जाती है। फिर उसके बाद क्वेश्चन है, बालू और लोहे की छीलन को पृथक किया जाता है, किसकी, बालू और लोहे की छीलन को अलग कैसे किया जाता है। तो सिंपल सी बात है, चुंबक, क्योंकि जहाँ पे लोहे की बात है वहां पे चुंबक पृथक्करण। अभी मान लीजिए कोई बहुत, जैसे बालू खूब ढेर सारी यहाँ पे है, ठीक है ना, और उसके बाद इसमें लोहे के कण, किसके कण, तो लोहे के कण इसमें मिल गए। अब क्या इसको बैठ के आप यहाँ चुनेंगे, इसको एक एक करके चुनेंगे, आप तो यही कहेंगे कि नॉर्मल तरीके से, आपने इसको नहीं भी पढ़ा था तब भी आप यही कहेंगे कि चुंबक ले आओ, फटाक से इसको डाल के यूं 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 चलाते हैं और उसके बाद ये सभी चुंबक में चिपक जाएगा, ये अलग हो जाएगा। तो चुंबकीय पृथक्करण द्वारा। उसके बाद पत्ती द्वारा जनन होता है, यहाँ पे जनक नहीं है, जनन है, ठीक है ना, जनन होता है अजूबा में, बबूल में, केला में, आम में। अब आपको ये तो पता है बबूल क्या होता है, केला, आम। क्या अजूबा का नाम सुना है, बिल्कुल क्यों नहीं सुना है ना, अजूबा का भी नाम सुना है, ऐसा नहीं है। अब इसके बारे में बात कर लेते हैं, क्या है, जनन होता है, कैसे होता है। तो कायिक प्रजनन एक प्रकार का अलैंगिक प्रजनन है। सबसे पहले तो इसको समझ लेते हैं। ये एक प्रकार का प्रजनन है जिसमें पौधों के टुकड़े या भाग एक नए पौधे में विकसित होते हैं, और पौधे के कुछ भाग जैसे जड़, तना और पत्तियां उपयुक्त परिस्थितियां यानी अच्छी परिस्थितियों में क्या होता है, नए पौधों में विकसित हो जाते हैं। अब जैसे कोई पत्ती है तो क्या होता है, पत्ती के द्वारा क्या अलैंगिक मतलब जैसे लैंगिक होता है कि दो लोगों के मिलने से एक संतान उत्पन्न होती है, और अलैंगिक यानी दो लोग नहीं भी मिले फिर भी संतान उत्पन्न हुई, तो ये अलैंगिक हो गया। अब ये यहाँ पे पत्ती पड़ी है, यहाँ पे क्या है, ये भूमि है, ठीक है, इसमें अच्छा इसको नमी मिल रही है, क्या मिल रहा है, नमी मिल रही है ना, सूर्य का प्रकाश भी मिल रहा है, क्या मिल रहा है, सूर्य का प्रकाश भी मिल रहा है, और इसको नमी तो मिल गई भूमि और हवा भी मिल रही है अच्छी सी। तो क्या होगा, ये संतान उत्पन्न करेगा, यानी अच्छी परिस्थितियां यानी उपयुक्त परिस्थितियां होंगी तो क्या होगा, नए पौधे का जन्म होगा। इसी तरह से क्या होता है कि जैसे जड़ होती हैं, कुछ जड़ें होती हैं, जैसे अब जड़ है यहाँ पे, ये मान लीजिए जड़ है, अब ये सिर्फ यहाँ पे जड़ रह गई। अब जड़ से तो वैसे भी पौधा बड़ा होता है और जड़ ही मैन होता है, चाहे जितना बड़ा पौधा या चाहे जितना छोटा पौधा हो, तो मैन उसमें क्या होता है, जड़ होती है। तो जड़ में भी वही, जब सारी कंडीशन मिल रही है, हवा, पानी, सूर्य की रोशनी, सभी चीजें मिल रही हैं, तो क्या होगा, जब अच्छी परिस्थितियां मिलेंगी, उससे अच्छा वातावरण मिलेगा, तो क्या होगा कि नया पौधा जन्म ले लेगा। अब अजूबा पौधा है, अजूबक यानी यहाँ पे बात हो रही है पत्ती द्वारा जनन होता है, तो किसमें, अजूबा पौधे ब्रायोफिलम जाति का पौधा है, ठीक है, किसका है, अगर बात की जाए किस जाति का पौधा है तो ब्रायोफिलम
किसका है, तो ब्रायोफिलम जाति का पौधा हो जाता है और इसकी पत्तियां काफी बड़ी बड़ी और अंडाकार होती हैं। कैसी होती है, अंडा, भाई आप अंडा तो सभी लोगों ने देखा होगा है ना, अंडाकार स्थिति में यानी अंडाकार होती हैं, जो क्या होता है कानों की तरह लटकती हैं। ये क्या होती है, ये भाई जब इस तरह से हैं तो कानों की तरह तो लटकेंगी ही है ना। और इसमें क्या होता है, इसमें पत्तियों द्वारा जनन होता है, इसको हवा पानी और ये सब चीज़ें मिलती हैं, तो क्या होता है इसमें जो जनन होता है वो पत्तियों द्वारा होता है। तो अब तो आपका आंसर आपने लगा ही लिया होगा कि जाहिर सी बात है अजूबा है ना। फिर उसके बाद है उभयचर जंतु है। उभयचर जंतु, देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है, तो उभयचर का मतलब क्या होता है, फिर से हम रिपीट करेंगे। उभयचर प्राणी वो होते हैं जो पानी और जमीन, यानी आप इस भाषा में, किताबी भाषा में कह सकते हैं जल और स्थल, जल प्लस स्थल दोनों जगह रहते हैं। और ऐसे तो भाई बोल सकते हैं पानी और जमीन पर, है ना, यही चीज तो है, आप ऐसे बोल लो तो रहते हैं। तो इनका क्या है कि ये दोनों जगह पे रह लेते हैं। अब इसमें मेढक है, मछली है, चिड़िया है, कुत्ता है। तो आपको पता है मछली क्या है, सिर्फ पानी में रह पाती है, जमीन में नहीं। कुत्ता है, सिर्फ जमीन में रहता है, पानी में नहीं। चिड़िया है, आसमान पे रहती है, पानी में नहीं। यही तो है। तो उभयचर जंतु यानी चिड़िया यहाँ पे रहती है, इसमें मेंढक ही है जो पानी में भी रह लेता है और कहाँ पे रह लेता है, और स्थल पे भी रह लेता है, जमीन पर भी। और इसमें क्या है, 2 जोड़ी पैर होते हैं और शरीर किसमें होता है, देखिए आपका जो मेढक होता है वो टर टर करता है, और इस तरह से बनाया नहीं है, बस ऐसे ही कर दिया कि एक ये सिर में होता है और एक ये धड़ में होता है, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है, यानी ये विभाजित होता है, बटा हुआ होता है, तो यानी ये क्या है, उभयचर जंतु हो जाता है। उसके बाद आपका हो जाता है द्रव्यमान का मानक मात्रक क्या है, तो कुंटल, किलोग्राम, ग्राम, न्यूटन। तो आपका हो जाता है किलोग्राम, ये आपका हो जाता है, ठीक है ना। तो आपका यहाँ पे क्या है, ये सीरीज आपकी कंप्लीट होती है, यानी कि आज का सेशन तो कंप्लीट ही होता है, प्लस आपकी सीरीज के जो बहुविकल्पी टाइप क्वेश्चन है वो भी आपके यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं। तो आई होप आप लोगों को सेशन पसंद आया होगा, और अगर सेशन पसंद आया है और आपने अभी विजिट किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जिन लोगों ने पहले से सब्सक्राइब कर रखा है तो उन्हें तो नोटिफिकेशन पहुंच ही जाती होगी और वो क्लास अटेंड कर लेते होंगे, लेकिन जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो उनको तो करना ही रहेगा। और अगर सेशन अच्छा लगे तो एक लाइक भी ज़रूर किया कीजिए, क्योंकि एक लाइक आपका हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। और हो सके तो अपने फ्रेंड्स में कम से कम 4 से 5 फ्रेंड्स में वीडियो ज़रूर शेयर किया कीजिए, क्योंकि उनको भी बेनिफिट मिल सके, है ना। कुछ लोगों को ये नहीं पता होता है कि कहाँ से पढ़ें, कितना पढ़ें। तो जब आप लोगों को ये चीज़ पता है तो आप वीडियो शेयर करें और उनको भी बेनिफिट मिल सके, है ना। कहते नहीं अच्छा करो तो अच्छा ही होता है, तो ये चीज़ हो जाती है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।